हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे करंट के टॉपिक्स, मतलब जो करंट में भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और उसके साथ हम करेंगे स्टैटिक के, यानी कि जो हमारे जो संविधान में लोकसभा से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं और उनके क्या क्या उसकी व्याख्या की गई है उसके अकॉर्डिंग उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने लोकसभा का जो अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा चुनाव के 2024 के, उसका एक वीडियो डाला है। इससे पहले आप वो जाकर एक बार वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि लोकसभा चुनाव जो इस बार का हुआ है वो कौन से क्रम का लोकसभा चुनाव है, तो वो कौन से क्रम का है, 18th क्रम का है। ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में किस दिनांक को अंतिम चरण का मतदान हुआ था, तो वो किस दिनांक को हुआ था, 1 जून 2024 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जून 2024 को हुआ था। अगर हम बात करें तो पहला चरण का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 19 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मैंने पहले भी बोला था कि आप अपने अपने स्टेट के इलेक्शन के डेट याद रखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम बात करें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, कि मतलब कितने परसेंटेज में लोगों ने इसको वोट किया है। तो कितने लोगों ने किया, 66.33। इसको हम इजिली याद कर सकते हैं कि डबल थ्री, इसका 3 दूनी 6 होता है, तो 66 33 ऐसा होके फिर ये याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है ना। तो कितने लोगों ने भाग वो किया है, 64.22 करोड़, इतने लोगों ने मतदान किया है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो कितना था, 66.33। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें कि कितनी संख्या में लोगों ने मत किया है, तो वो कितनी लोगों ने किया है, वो किया है 64.22 करोड़। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि इसमें कितनी महिलाएं थी, तो वो थी 31.2 करोड़, इतनी क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 से 2024 के मतदान में कितने प्रतिशत की कमी आई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस बात को चुनाव आयोग ने भी माना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण थोड़ा लोग वोट देने के लिए उनको परेशानी हुई है, तो जिसके कारण मतदान में भी कमी आई है। तो 1.07% की क्या हुई है, कमी हुई है। फिर हम आगे बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली हैं। तो कितनी सीटें मिली हैं, 240 सीट मिली। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन आई है, तो वो आई है बीजेपी, जिनको 240 सीट मिली है। दूसरी पार्टी बन के आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 99 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी, जिसको 37 सीट मिला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है ये। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिनको 29 सीट मिला है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो करुणानिधि जी की पार्टी है, उनको 22 सीट मिली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि गठबंधन में कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं। तो एनडीए को कितनी सीट मिली हैं, जो हम बात कर रहे हैं, एनडीए को मिली है 292 सीटें मिली हैं। और जबकि इंडिया गठबंधन को कितनी मिली है, 234 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो एनडीए का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये इनका नाम है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडिया गठबंधन का पूरा नाम, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है इंडिया गठबंधन का, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, फिर एनडीए गठबंधन को मैंने पहले ही बात कर लिया है कि 292 सीट इनको मिली है और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से चुनाव लड़े थे, वो लड़े थे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से। और मैं बात किया था इससे पहले के वीडियो में भी हमने कि राहुल गांधी जी ये कहाँ से चुनाव लड़े थे, तो ये 2 जगह से लड़े थे, रायबरेली और वायनाड, ये दोनों जगह से जीते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें किसको मिली हैं, तो वो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें लेके आई हैं, इनको सबसे अधिक सीटें मिली हैं। फिर हम बात करेंगे सबसे, बहुत ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा और एक ना एक इस बार के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम मस्ट है पूछना, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, तो वो है मुकेश दलाल, ये बीजेपी के हैं, ये सूरत लोकसभा क्षेत्र के हैं। और इनके खिलाफ नामांकन तो भरा गया था, लेकिन चुनाव के पहले ही वापस ले लिया गया था, तो इसे इन्हें पहले ही विजयी घोषित कर दिया गया था।
फिर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 का टैग लाइन क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मतलब 150% है कि ये एग्जाम में पूछ ही सकता है। इसका स्लोगन क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये क्या था, लोकसभा से चुनाव 2024 का टैगलाइन था। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो अभी के लोकसभा चुनाव 2024 की बात की है कि ये कौन से नंबर का था। तो 18th नंबर का था। कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में हुआ था। लास्ट कब हुआ था, 1 जून को हुआ था। स्टार्ट कब से हुआ था, 19 अप्रैल से हुआ था। रिजल्ट कब आया था, 7 जून को रिजल्ट आया था। ठीक है। फिर इसमें सबसे बड़ा गठबंधन में एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं, 292 सीटें मिली हैं। इंडिया को कितनी सीटें मिली हैं, 234 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरी है, बीजेपी उभरी है, जिसको 240 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। इसी प्रकार और हैं। फिर हम बात कर लिए टैग लाइन, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इसका टैग लाइन था। कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया है, तो 66.33% लोगों ने वोट दिया है। और अगर हम संख्या में बात करें तो 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, और उसमें महिलाएं कितनी हैं, 31.2 करोड़ लोग महिलाएं हैं। ठीक है। टैग लाइन भी हमने देख लिया। तो ऑलमोस्ट चुनाव, और हमने इंपॉर्टेंट लोगों की भी बात कर ली कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से खड़े हुए थे, जो विजयी हुए हैं। जो राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से खड़े हुए थे, जो दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। इसके बाद हमने बात कर ली निर्विरोध निर्वाचन कौन जीता है, तो वो मुकेश दलाल जी जीते हैं सूरत से। तो ऑलमोस्ट हमने सारा इम्पोर्टेंट अभी का कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड और कुछ चुनाव से ही रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईवीएम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने इलेक्शन के लिए, क्योंकि ईवीएम से ही सारा आजकल चुनाव होता है। तो ये इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ किया गया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था केरल राज्य में। कहाँ प्रयोग किया गया था इसका, केरल राज्य में 1982 को इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फिर हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन कब हुआ है, 1950 में। ये कितने लोगों की स्ट्रक्चर होता है ना। तो पहले तो ये सिंगल स्ट्रक्चर होता था, मतलब वन इसमें पर्सन होता था, जो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कौन होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। ठीक है। लेकिन 1989 में जैसा कि हमको पता है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, जिसमें जो वोट देने के लिए वोटिंग रिप्रेजेंटेशन रूल के तहत जो वोट देने की मिनिमम एज थी वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत सारे लोग वोटिंग राइट के अंदर आ गए थे। तो उस टाइम काम बहुत बढ़ गया था, और उस टाइम के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कोर्ट गए थे और उन्होंने बोला था कि ये एक आदमी के बस की नहीं है। तो उसके बाद से फिर ये 3 पर्सन स्ट्रक्चर हो गया, तो जिसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह सिंधु। ठीक है। और जो अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन जी थे। ठीक है। चुनाव के पूर्व आदर्श आचार संहिता, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कौन लागू करता है, तो कौन लागू करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। चुनाव से पूर्व ये जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, कौन लागू करता है, हमने पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग। लेकिन कब करता है और ये कब तक रहता है, तो जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद करते हैं, और चुनाव के परिणाम के घोषित होने तक ये लागू रहता है। ठीक है। तो हम बात कर ली कि आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है, निर्वाचन आयोग लगाता है। और कब लगाता है, जैसे ही डेट डिक्लेयर होती है इलेक्शन की, तब वो डिक्लेयर कर देता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता, और परिणाम के घोषित होने तक ये लगा रहता है। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था, VHA, वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसके तहत आप मतदान केंद्र की जानकारी ले सकते थे कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है, कहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये 1951 से 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव किया गया था। प्रथम लोकसभा में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो कितनी सीटों के लिए हुआ था, 289 सीटों के लिए हुआ था। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 550
550 है। पहले कितनी थी? 552 थी। लेकिन पहले क्या होता था कि 552 में दो जो होते थे वो एंग्लो इंडियन होते थे, जिसका अभी प्रेजेंटेशन जो है वो समाप्त कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो अब जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 550 हो गई है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य के विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? अभी हमने बात की थी 104 संविधान संशोधन 2019 यानी कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटों के लिए निर्वाचन होता है? तो 543, जिसमें राज्य से कितने चुन के आते हैं? 524, और यूटी से कितने आते हैं? केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी, वहां से आते हैं 19। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना की व्याख्या की गई है? मतलब हमको पता है कि हमारी भारतीय संसद में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? निचला सदन होता है, और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, तो लोकसभा के गठन और संरचना की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में की गई है? तो किस में की गई है? आर्टिकल 81 में की गई है। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 हैं। उसके बाद किस में है? महाराष्ट्र में है, जहां 48 सीट हैं। फिर वेस्ट बंगाल में है, जहां 42 सीटें हैं। उसके बाद बिहार में है, जहां 40 सीटें हैं। उसके बाद तमिलनाडु में है, जहां 39 सीटें हैं। फिर क्वेश्चन करते हैं हम, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान है। तो ये कितनी है? ये हैं 84 सीट जो है, ये किसके लिए हैं? अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और जो 47 सीट जो हैं, ये किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। हमारे देश में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो कहाँ पे हैं? दिल्ली में, जहाँ पे कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। और अभी के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें किसने जीती हैं? बीजेपी ने जीती हैं। 7 की 7 सीटों पे बीजेपी को जीत हासिल हुई है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? चांदनी चौक। यहाँ पे सबसे छोटे एरिया में मैक्सिमम लोग, जितने जनसंख्या के आधार पे बांटा गया है, वो आते हैं। तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है ये चांदनी चौक। किस संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की उम्र 18 से, एक मिनट, ये गलत हो गया है, वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर, ये घटाकर होगा, ठीक है, 18 की गई है। ठीक है, ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के टाइम जो वयस्क मताधिकार की उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इसलिए अब जो 18 साल के उम्र के ऊपर के लोग होते हैं वो लोग वोट कर सकते हैं। ये राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अय्यंगर। कौन थे? अनंत शयनम अय्यंगर। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? मीरा कुमार जी थी। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसका सीक्वेंस जमाने के लिए दे सकता है कि लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर ये भी नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वह करेगा। ठीक है, अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो टोटल कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, जिसमें बजट पेश किया जाता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और हर सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए।
ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, हमको पता है जैसा कि। तो लोकसभा के कार्यकाल को सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक किस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? तो कब बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय हम उसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो। ये मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, जिसके कारण ये 6 साल का रहा था। 2 बार बढ़ाया गया था, 7 साल का, 6 साल का रहा था। 1971 से 1977। लोकसभा में आरक्षण की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? जो भी हमने पढ़ा कि जो SC ST एंग्लो इंडियन तो समाप्त हो चुका है, इनके आरक्षण की जो व्याख्या है वो किस में दी गई है? अनुच्छेद 330 में इसका विवरण मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करेंगे। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसको देता है वो अपना त्यागपत्र? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अब भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका मतलब ये था, मतलब वो मैं ऑप्शन लगा के क्वेश्चंस नहीं बनाती, क्योंकि उसमें बहुत वो होता है। अगर हम नोट्स के टाइप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। तो मेरे इसमें कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है, मतलब वो नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है ना, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो मोस्टली लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चुन के जा रहे हैं तो वो निर्वाचित लिख देते हैं, लेकिन वो एज अ प्रधानमंत्री चुन के नहीं जा रहे हैं, वो एज अ सांसद चुन के जा रहे हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जा रहे हैं। और वहाँ पे जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए संविधान में मान्य किया गया? ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री चुना वही जाएगा। वो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? अगर वो लोकसभा से आता है तो 25 साल जो मिनिमम एज है लोकसभा सांसद बनने की, उसको क्वालिफाई करेगा। और अगर वो राज्यसभा से आता है तो 30 ईयर। लेकिन अगर इन दोनों में हम देखें तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। संसद का निर्माण किससे होता है? हमने पहले ही बात कर ली है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन है, जहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्य से चुन के आते हैं सांसद। और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, जहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब जो संसद में बजट प्रस्तुत होता है वो कौन करता है? वित्त जो मंत्री होते हैं वो बजट पेश करते हैं। तो और संसद में बिल भी पेश किया जाता है। तो किसी भी बिल को धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है, ये कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये यही प्रमाणित करेगा कि ये सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है। फिर भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? तो ये होती है सदन की कुल सदस्यता का 1/10। सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग जो होता है ये संसद के सदन का गणपूर्ति होता है। ठीक है। अगर इससे कम लोग होंगे तो उस दिन कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।